नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का कल जो पेपर होने वाला है रिवीजन टेस्ट 2020-21 के लिए, तो उस कॉपी को आपको किस प्रकार लिखना है सभी आंसर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव भी बताए जाएंगे और साथ साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी इस वीडियो में बताए जाएंगे। एक ही वीडियो में आपको सभी आंसर यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार जुड़े सब्सक्राइब जरूर करें। जो आपका रिवीजन टेस्ट में क्वेश्चन बन दिया गया है तो उनको उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। क्रिस्टलीय ठोस सेक 2 14 हेनरी ने और 55.5। तो ये पहला प्रश्न था, उसका 5 उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार से आपको बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट भी लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 2 पे आप यहाँ देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का जो पहला दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 2 पर यहाँ देख सकते हैं 2 के उत्तर भी यहाँ पर दिए गए हैं। एक आदर्श विलयन वह है जो का पालन करता है क्या, राउल्ट का नियम। फिर बिंदु दोष क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, तो बिंदु दोष होते हैं वो आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। तो सभी आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा है हमारा कि अधिशोषण पदार्थ को अधिशोषित सतह से हटाए जाने को क्या कहते हैं, तो हम क्या विशोषण कहते हैं। नेक्स्ट है मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है तो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तीसरा है हमारा लास्ट संख्यता सदैव होती है तो यह धनात्मक एवं पूर्ण संख्या ही होती है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट सेल Z/m/AQ/NA kg मीटर इनवर्स क्यू, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में अंतर लिखिए। तो फ्रैंकल दोष यहाँ पर शॉर्टकी दोष। तो फ्रैंकल दोष में क्या होता है, इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता, जबकि जो शॉर्टकी दोष होता है इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में परिवर्तन होता है। तीसरा है मूल प्रवाह हेतु प्रयुक्त सूत्र लिखिए। तो मूल प्रवाह हेतु जो सूत्र प्रयुक्त करते हैं वो है हमारा है Na के लिए लिखेंगे तो Na/Na+Nb। अगर Nb के लिए लिखेंगे तो Nb/Na+Nb, ठीक है। इसमें विलय और विलायक के लिए अलग अलग लिया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा मिसेल को परिभाषित कीजिए। तो जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका आणविक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि जो हाइड्रोजन पूर्ण जल के बाहर होता है। जो तेलीय मैल को अपने केंद्र में एकत्रित कर लेता है। ऐसे अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वांटम दक्षता क्या है। तो अवशोषित विकिरण ऊर्जा और इसके द्वारा होने वाली रासायनिक क्रियाओं के परिणाम के बीच के संबंध को क्वांटम दक्षता कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी आंसर मिल रहे हैं एक ही जगह पर, तो इनका फायदा उठाइए। प्रश्न क्रमांक 4 है सहसंयोजक ठोस तो बर्फ प्रति अम्लता का उपचार, पेपरीकरण वैद्युत अपघट्ट, अक्रिस्टलीय ठोस प्लास्टिक और आहीनीय समीकरण के बराबर AE-EA/RT E⁻⁻RT। पाँचवा है किसी विलयन की चालकता तरुणता के साथ क्यों घटती है। तो विलयन की तरुणता बढ़ाने पर विलयन के इकाई आयन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है अतः चालकता भी घट जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो अपक्रिया का वेग, जो अपक्रिया के वेग के बारे में बात की गई है। अपक्रिया का वेग स्थिरांक सदैव ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर इसका तापमान लगभग 2 गुना हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है। इसे मात्रात्मक रूप में निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है के बराबर AE⁻⁻RT। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7 है मधुमेह के रोगियों के लिए मिठाई बनाने में उपयोग किए जाने वाले मधुरकों के नाम लिखिए। तो हमें मधुरकों के नाम लिखनी है। तो मधुमेह के रोगियों के लिए मिठाई बनाने के लिए कृत्रिम मधुरकों का उपयोग किया जाता है, जिनके नाम है सैकरीन और एस्पार्टेम, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में अंतर लिखिए, जो कि हम एक बार लिख चुके हैं। तो इस दोष में धनायन तथा ऋणायन अपने चालक स्थानों से पूर्णतः हट जाते हैं, जबकि शॉर्टकी दोष में क्या होता है, इस दोष में एक आयन
अपने बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान पर चला जाता है। ठीक है, किसमें इसमें क्या होता है, हट जाते हैं और इसमें अंतरकाशीय स्थान पर चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। फिर नंबर वन टाइप गुणांक से क्या अभिप्राय, इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो वन टाइप गुणांक, तो इस जब विलयन में विलेय पदार्थ के अणुओं का संगुलन या वियोजन हो जाता है तब क्या होता है, अणुओं की संख्या तथा अणु द्रव्यमान दोनों के मान परिवर्तित हो जाते हैं। जब अणुओं के मान परिवर्तित हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, अणुओं की संख्या अर्थात अणु संख्या गुणधर्म और द्रव्यमान के वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए वन हाफ गुणांक ने एक कारक या गुणांक का उपयोग किया, जिसे हम आज क्या वन हाफ गुणांक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसके अनुप्रयोग देख सकते हैं, किसी पदार्थ के संगुलन या वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में हम इसका उपयोग करते हैं। तो साथ साथ विभिन्न अणु संख्या गुणधर्मों के वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। पहले शुष्क सेल का चित्र बनाइए, यानी डायग्राम बनाना है। शुष्क सेल में कैथोड एवं एनोड किसके बने होते हैं, तो हमें ये बताना है। तो शुष्क सेल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल होती है, यानी कि जो प्राथमिक सेल होती है उसे शुष्क सेल हम कहते हैं, जिसका उपयोग रेडियो में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है इत्यादि कह सकते हैं किया जाता है। यह एक लैक्लांसी सेल का छोटा रूप है। जो लैक्लांसी सेल होती है उसका यह क्या कम्पैक्ट यानी कि छोटा रूप है। इसकी संरचना आपको यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर नहीं बनाई गई है, तो आप इसमें संरचना आसानी से बना सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें पॉइंट है, शुष्क सेल में एनोड जिंक का अनुपात होता है तथा कैथोड के रूप में ग्रेफाइट की छड़ होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं। तो शून्य कोटि की अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्रिया कारकों के अणुओं की सांद्रता में नापने योग्य परिवर्तन नहीं होता, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, H2Cl2, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर एक क्रिया होगी तो 2Ac बन जाएंगे। साथ ही साथ 2 अमोनिया प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करेगी तो N2+3H2 बन जाएगी। तो यह क्या शून्य कोटि की अपक्रिया के एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं पायस के 4 उपयोग लिखिए। तो पायस के 4 उपयोग निम्न है। पहला है फेन प्लवन प्रक्रम द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण किया जाता है और इसी पर आधारित होता है पायस पर। साबुन तथा डिटर्जेंट की शोधन क्रिया में भी होता है पायस का उपयोग। साथ साथ दूध जल में वसा का एमल्सन होता है। और चौथा है क्रीम, हेयर डाई आदि में बनाने में भी हम पायस का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा 14वां है कि शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माना कि एक शून्य कोटि की अपक्रिया हमने मान लिया कि यह है ए, जो कि प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसकी अपक्रिया की दर हम देखेंगे तो यह क्या होगी, यहाँ पर देख सकते हैं a⁻0। तो इसकी अपक्रिया की दर जब इसका समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यह नियतांक आ जाएगा k। तो k का मान अब क्या हो जाएगा, अपक्रिया की दर अपॉन a, ठीक है। यहाँ पर इसकी इकाई भी निकाली गई है, इकाई भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट संचारण किसे कहते हैं। तो संचारण सबसे पहले देख लेते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों और नमी द्वारा धातु की सतह का शनय या हम बोल सकते हैं धीरे धीरे क्षरण होने की क्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे लोहे को जब वायुमंडल में खुला छोड़ा जाता है तो लोहे का लाल भूरे रंग की परत बन जाती है। जब हम लोहे को छोड़ देते हैं तो लोहे पर जंग लग जाती है कुछ समय बाद, तो उसे हम क्या संचारण बोलते हैं, ठीक है। संचारण का अगर आप रासायनिक सूत्र की बात करें, केमिकल समीकरण की बात करें तो Fe2 को 3 × X H2O इसका रासायनिक समीकरण होता है, केमिकल नेम होता है। 16वां हमारा रासायनिक अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो रासायनिक अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं, जैसे कि अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, उत्प्रेरक के ताप पर भी निर्भर करेगा और उत्प्रेरक की यहाँ पर की उपस्थिति पर निर्भर करेगा कि कौन सा उत्प्रेरक है। धनात्मक उत्प्रेरक है तो अपक्रिया के वेग को बढ़ जाएगा, यदि ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो जो अपक्रिया के वेग को क्या वो घटा देता है। और क्षेत्रफल पर भी करता है। क्षेत्रफल पर किस प्रकार करता है, क्रिया कारकों की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है और तो उतना ही अधिक अपक्रिया का वेग होता है। इस प्रकार से क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रेरक क्रिया कारकों की प्रकृति पर जिन रासायनिक अपक्रियाओं में अधिक बंध टूटती है उनकी दर कम होती है, तो बंधों पर भी निर्भर करता है, यानी कि क्रिया कारकों की प्रकृति पर। फिर हमारा 17 प्राशन दाब व अणु संख्या गुणधर्म क्या है समझाइए। प्राशन दाब एवं अणु संख्या गुणधर्म। तो प्राशन दाब सबसे पहले देखते हैं। तो प्राशन की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए दाब को प्राशन दाब कहते हैं। यानी जो प्राशन की क्रिया होती है उसे रोकने के लिए हम जो दाब लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राशन दाब बोलते हैं।
फिर अणु संख्या गुणधर्म, तो विलयन के ऐसे गुण जो उसमें उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। तो ऐसे जो गुणधर्म होते हैं उन्हें हम अणु संख्या गुणधर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वन टॉप ने आदर्श गैस समीकरण P बराबर nRT जो कि आदर्श गैस समीकरण है। तनु विलयनों के लिए निम्न समीकरण दिया पाई V बराबर nRT। तो जब हम पाई का मान निकालेंगे तो n अपॉन बी हो जाएगा। n अपॉन बी का मान यहाँ पर C है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अलग भी लिखा गया है, चूँकि निश्चित ताप पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं चूँकि निश्चित ताप पर T एक स्थिरांक है तो पाई अनुकरण C हो जाएगा। तो उपरोक्त समीकरण से सिद्ध है कि विलयन का प्रासरण दाब मूलक सांद्रण पर निर्भर करता है, अतः प्रासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है प्रतिसमक। तो इसमें देख लीजिए प्रतिसमक क्या है। प्रतिसमक केंद्रीय तंत्र पर कार्य करता है, इन्हें लेने पर मनुष्य स्वस्थ रहता है तथा उसमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिसमक के बाद सल्फो औषधि है। सल्फो औषधि एक प्रकार का सल्फोनामाइड्स है एवं सल्फा से मिलते जुलते एंटीबायोटिक दवाओं को सल्फो औषधि कहते हैं। उसके बाद है रंजक, रंजक के बाद वर्णक, वर्णक के बाद आयोडीन। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 12, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को कम नमक लेने की सलाह दी जाती है, क्यों? तो जो इसका कारण दिया गया है, प्रासरण दाब विलय की सांद्रता के समानुपाती होता है। हमारे शरीर में बहुत मात्रा में विलय उपस्थित होता है। यदि अधिक मात्रा में नमक NaCl लिया जाएगा तो Na पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव आयन हमारे शरीर के प्लाज्मा में चले जाएंगे एवं विलय की सांद्रता को और बढ़ा देंगे, जिससे प्रासरण बढ़ जाता है तथा रक्त कोशिकाएं फूलकर फट जाएंगी। इस कारण से उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों को कम नमक लेने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों यही था आपका सॉल्यूशन क्लास 12th केमिस्ट्री का, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक देखिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।